हेलो एवरीवन। विश्व भूगोल के अंतर्गत आज हम कवर करेंगे पृथ्वी की गतियों को। तो चलिए आइए बात करते हैं। देखिए, पृथ्वी की दो गति होती है। एक होती है घूर्णन गति, रोटेशन, और एक होती है परिक्रमण गति, रेवोल्यूशन। तो आइए हम एक एक गति पर बात करते हैं। घूर्णन गति। तो पृथ्वी सदियों अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में लट्टू की तरह घूमती रहती है। इसे पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण गति कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसीलिए इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु वो क्या है कि घूर्णन गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का अक्ष भूमध्यरेखीय तल के लंबवत रहता है तथा पृथ्वी के केंद्र से होकर के गुजरता है। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 अंश झुका हुआ है। इसे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है। इसके एक पूर्ण घूर्णन, ये वर्णन नहीं है, यह है घूर्णन। इसके एक पूर्ण घूर्णन की अवधि लगभग 24 घंटा होता है। अगर एग्जैक्ट बात किया जाए तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकंड है। यह अवधि एक दिन का निर्माण करती है। तो पृथ्वी के जो घूर्णन की अवधि है वो लगभग 24 घंटा है। आइए हम समझ लेते हैं कि 23.5 डिग्री वो किस प्रकार से झुकी हुई है। हम एक पृथ्वी का डायग्राम बनाएंगे। ये हमारी पृथ्वी है और इस तरह से एक रेखा खींची गई है। यहाँ पर इस वाले हिस्से को हम कहते हैं नॉर्थ पोल। इसे हम कहते हैं साउथ पोल। तो यहाँ से अगर एक रेखा खींची जाए तो ये जो कोण बनता है ये वाला, ये है 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चलिए, पृथ्वी के घूर्णन की गति भूमध्य रेखा पर 0.46 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 60 अंश अक्षांश पर इसकी आधी, आधी का मतलब 0.23 से किलोमीटर प्रति सेकंड, तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। अर्थात ध्रुवों की ओर यह गति क्रमशः कम होती जाती है। तो हमें क्या याद रखना है, जो घूर्णन गति होती है वो भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है और जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की तरफ जाती है अर्थात ध्रुवों की तरफ जाती है, जो घूर्णन गति है वो कम होती जाती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर घूर्णन गति कम होती जाती है। ये फैक्ट हमें याद रखना है। ज्वारीय घर्षण पृथ्वी की घूर्णन गति को कम कर देता है। इस क्रिया के फलस्वरूप दिन की अवधि 0.002 सेकंड प्रति शताब्दी की दर से बढ़ जाती है। कोई खास महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि घूर्णन गति के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो पवनों और समुद्री धाराओं में विक्षेपण होता है, दैनिक जोर भाटा की स्थिति में परिवर्तन होता है, जो ध्रुवों का चपटाकार स्वरूप है ये वो इसी गति के कारण है। भूमध्य रेखा का उभार, भूमध्य रेखा उभरी हुई है और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती है चपटी होती जाती है। तो जो भूमध्य रेखा उभरी हुई है वो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही उभरी हुई है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का गतिमान होना, ये सब पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही संभव है। कुछ जरूरी फैक्ट है, आइए हम उसे कवर कर लेते हैं। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती, तो अभी हमने देखा पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यदि झुकी हुई ना होती तो क्या होता? तो सर्वत्र दिन रात की अवधि एक समान होती। यदि पृथ्वी अपनी अक्ष पर ना घूमती और सूर्य की परिक्रमा ना करती, तो पृथ्वी के एक गोलार्ध में सदियों दिन बड़े और रातें छोटी होती तथा दूसरे गोलार्ध में सदियों रातें बड़ी और दिन छोटे होते। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार कथनों के रूप में परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। चलिए, घूर्णन गति को समझ लेने के बाद अब हम समझेंगे वार्षिक गति को या परिक्रमण गति को। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में एक परिक्रमा पूरी करती है। पृथ्वी के इस अंडाकार मार्ग को भूकक्षा कहते हैं, यानी अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, तथा पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करती है, अतः सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी परिवर्तित होती रहती है। इस गति के दौरान एक समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी जो हमारी पृथ्वी है तो इस तरह से अंडाकार मार्ग में परिक्रमा करती है, इसकी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो एक समय वो सबसे अधिकतम दूरी पर होते हैं, एक समय सबसे कम दूरी पर होती है। तो जो सबसे कम दूरी होती है उसे हम उपसौर कहते हैं, और जो सबसे अधिकतम दूरी होती है उसे हम अपसौर कहते हैं। इस गति के दौरान एक समय पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं, जिसे हम उपसौर कहते हैं। यह स्थिति, और जो उपसौर की स्थिति है वो कब निर्मित होती है? 3 जनवरी को। और यह स्थिति 3 जनवरी को निर्मित होती है। उपसौर में पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की औसत दूरी 147 मिलियन किलोमीटर होती है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण हमारे लिए क्या है? जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है तो उस स्थिति को हम कहते हैं उपसौर, और यह परिस्थिति 3 जनवरी को निर्मित होती है। इस गति के दौरान ही जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? अपसौर। और यह स्थिति 4 जुलाई को निर्मित होती है। उपसौर तथा अपसौर के समय पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य की दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्यताप पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी अधिकतम होती है तो उस समय जो गर्मी है वो थोड़ी कम हो जाती है, और जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य की पोजीशन जो है न्यूनतम होती है तो गर्मी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिस गोलार्ध में इस समय सूर्य का प्रकाश पड़ता है।
अब सौर की दशा में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर होता है। इस दशा में क्योंकि दूरी अधिक होती है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में पड़ने वाली गर्मी थोड़ी कम हो जाती है। उपसौर की दशा में कम दूरी के कारण दक्षिणी गोलार्ध की गर्मी थोड़ी बढ़ जाती है। तो हमें क्या रखना याद रखना है, उपसौर के समय पृथ्वी का दक्षिणी भाग अधिक प्रकाश प्राप्त करता है, और वहीं उपसौर की स्थिति में सॉरी अपसौर की स्थिति में जो दक्षिणी गोलार्ध है वो कम ताप प्राप्त करता है, कम सूर्य ताप प्राप्त करता है। वार्षिक अथवा परिक्रमण गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात की स्थितियों में परिवर्तन होता है, साथ ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं घूर्णन गति के कारण, परंतु दिन रात का जो छोटा और बड़ा होना है वो होता है परिक्रमण गति के कारण। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं, परंतु दिन और रात की स्थितियों में जो परिवर्तन होता है, अर्थात दिन छोटा होता है, कभी कभी दिन बड़े होने लगते हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं, कभी रातें छोटी होती हैं, ये सब जो होता है ये वार्षिक गति के कारण होता है। पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं। इन्हीं अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होता है। आप ये डायग्राम देखिए। तो 4 मुख्य अवस्थाएं कौन है? 21 मार्च, 21 मार्च तथा 23 सितंबर। 21 मार्च तथा 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो इस समय पृथ्वी के संपूर्ण भूभाग पर दिन और रात की जो लंबाई है वो बराबर होती है। 21 मार्च के बाद सूर्य पृथ्वी जो है उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाने लगता है, और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने लगती हैं, और 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं 21 जून को, और 21 जून के बाद पृथ्वी पुनः विषुवत रेखा की तरफ आने लगती है। तो ये ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, यहाँ पर हम अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। फिलहाल हमें यहाँ क्या जानना है, 21 मार्च तथा 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, और ऐसे में पृथ्वी के संपूर्ण भूभाग पर दिन और रात की स्थितियां समान होती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। ऐसी दशा में उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत होती हैं। ऐसी दशा में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। आइए ऋतु परिवर्तन को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारा ऋतु परिवर्तन चक्र डायग्राम है। यहाँ से हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे ऋतु परिवर्तन चक्र को। देखिए 21 मार्च को, यहाँ पर 21 मार्च को जो सूर्य की किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, और ऐसी दशा में बसंत ऋतु का मौसम होता है। जो हमारा उत्तरी गोलार्ध होता है वहाँ के मौसम को हम कहते हैं बसंत ऋतु, और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध होता है वहाँ के मौसम को हम कहते हैं शरद ऋतु। तो बसंत ऋतु और शरद ऋतु। 21 मार्च के बाद जो हमारा सूर्य है वो उत्तरायण होने लगता है, अर्थात उत्तर की तरफ जाने लगता है, और 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत होती हैं। और जैसे जैसे यहाँ 21 मार्च के बाद जैसे जैसे पृथ्वी उत्तरायण होने लगती है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम आने लगता है। इसी तरह से मौसम परिवर्तित हो रहा है। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ गमन करने लगता है, तो ऐसे में उत्तरी गोलार्ध में
गर्मी का मौसम आने लगता है और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक के मौसम की शुरुआत हो जाती है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 जून के बाद सूर्य पुनः दक्षिणायन होने लगता है। 21 जून के बाद सूर्य पुनः दक्षिणायन होने लगता है और 23 सितंबर को सूर्य पुनः विषुवत रेखा पर आ जाता है, अर्थात सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ने लगती हैं। और ऐसे में जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ बसंत ऋतु होता है और जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर शरद ऋतु होता है, अर्थात जो मौसम होता है वो सुहाना मौसम होता है। या हम बसंत ऋतु एक ही शब्द में कह सकते हैं। अब 23 सितंबर के बाद सूर्य की किरणें पृथ्वी जो है 23 सितंबर के बाद पृथ्वी पुनः दक्षिणायन होने लगती है, अर्थात दक्षिण गोलार्ध की तरफ करने लगती है। और 22 दिसंबर को जो सूर्य की किरणें हैं वो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और ऐसे में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। तो 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। ऐसे में दक्षिणी गोलार्ध में जो है गर्मी के मौसम की शुरुआत हो जाती है और ऐसे में उत्तरी गोलार्ध में ठंडक के मौसम की शुरुआत हो जाती है। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और इसके बाद सूर्य की किरणें पुनः, अर्थात जो हमारी पृथ्वी है वो पुनः विषुवत रेखा की तरफ गमन करने लगती है, अर्थात उत्तरायण होने लगती है। और फिर वही प्रक्रिया 21 मार्च को सूर्य की जो किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, फिर वही प्रक्रिया होने लगती है। और इसी 4 डेट के अंदर पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो हमने पृथ्वी के घूर्णन गति को और पृथ्वी के वार्षिक गति को समझ लिया है। हमें ये डेट याद रखना है, ये चारों डेट। ये चारों डेट बहुत ही महत्वपूर्ण डेटें हैं। देखिए 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती हैं, इसके बाद उत्तरायण होने लगता है। फिर 21 जून के बाद, और जब उत्तरायण होती है तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के मौसम की शुरुआत हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडक के मौसम की शुरुआत हो जाती है। 21 जून के बाद पुनः पृथ्वी जो है विषुवत रेखा की तरफ आने लगती है और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत चमकती हैं। ऐसे में संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात की जो स्थिति होती है वो बराबर होती है। 23 सितंबर के बाद पृथ्वी दक्षिणायन होने लगती है। ऐसे में दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी के मौसम की शुरुआत हो जाता है और उत्तरी गोलार्ध में ठंडक के मौसम की शुरुआत हो जाता है। 22 दिसंबर के बाद पृथ्वी पुनः विषुवत रेखा की तरफ गमन करने लगती है और 21 मार्च को वह विषुवत रेखा पर लंबवत चमकने लगती है, फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाने लगती है। तो ये 4 डेटों के अंदर इस हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो हमने पृथ्वी के गतियों को समझ लिया है। विश्व भूगोल के अगले क्लास में मिलेंगे फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।